नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जब सच्चा सदगुरु मिलता है ना, तो ज्ञान का उजाला होता है। सदगुरु का मिलना तभी ही जाना जा सकता है जब आपके घट के भीतर में प्रकट हो, यानी अंतःकरण का अज्ञान रूपी तिमिर नष्ट हो जाए। इसका मतलब कि सच्चे सदगुरु की प्राप्ति और ज्ञान मिल गया। आपके भीतर का जो भ्रम है उसका भंडा फोड़कर हम अपने उस अद्भुत स्वरूप का अनुभव कर दें, इसका मतलब सदगुरु मिल गया। और जब तक हृदय में संशय और भ्रम है तब तक आत्मदर्शन नहीं होता। और हृदय का भ्रम और संशय सदगुरु की कृपा से, उस ज्ञान से होता है जो गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं। हाँ, ज्ञान लेने से भी कुछ नहीं होता साथियों, उसका अभ्यास भी करना पड़ता है। ज्ञान लेके रख दे उससे क्या फायदा। डॉक्टर के पास गए, बीमारी थी, दवा दी और लाके अलमारी में रख दी तो बीमारी नहीं जाएगी। तिमिर तब दूर होगा जब गुरु महाराज जी के दिए गए ज्ञान का भजन करो। ओम नमो नारायण। 2 कार्मिक ग्रहों का 18 महीनों के लिए राशि परिवर्तन हो रहा है। इस समय राहु देव मेष राशि में है, केतु देव तुला राशि में है। 30 अक्टूबर 2023 राहु देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में संचरण करते हैं, आध्यात्मिक ग्रह है। और इन ग्रहों के विशेष अध्ययन की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कार्मिक फलों से इन दोनों ग्रहों का गहरा संबंध है। ये दोनों ग्रह जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के ज्यादा निकट है। राहु देव और केतु देव का सीधा संबंध हमारी चेतना से है और इन दोनों ग्रह देवताओं का अचूक प्रभाव भी है। 30 अक्टूबर 2023 राहु देव का राशि परिवर्तन मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से और ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों साथियों, राहु देव और केतु देव को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकाश में ये दो बिंदुओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। 2 बिंदु है जहां सूर्य और चंद्र पत्र एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहु केतु का नाम दिया गया है। कार्मिक ग्रह है, पावर एक्सिस है। यह अद्भुत पावर एक्सिस का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अद्भुत वीडियो है आपके लिए। लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दूं तब मैं राशिफल पे आऊंगा। आपको लगता है कि यह नहीं सुनना है तो अब तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। इन 2 छाया ग्रहों का जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलता है, और जब इसकी जानकारी मिल जाती है तो जातक अपने जीवन को गतिमान कर सकता है। इन ग्रहों की स्पष्ट व्याख्या से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर उनसे अपनी सुरक्षा कर सकता है। इन छाया ग्रहों बारे में एक बात सत्य है कि इन ग्रह देवताओं के द्वारा जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वे जातक को आध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। केतु एक ध्वजा है, और ध्वजा का अर्थ पताका या झंडा नहीं है। केतु को ध्वजा कहने का अर्थ है कि केतु परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप है, जिस प्रभाव और चेतना से मनुष्य इस सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है, जो संपूर्ण ग्रह योगायोग है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोग से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। राजनीतिक उठापटक, सत्ता और विपक्ष में टकराव मैदिनी ज्योति कहती है, ऐसा संकेत है। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी, ये बखेड़ा विश्व में खड़ा करेगी। संपूर्ण चराचर जगत में अग्निकांड की घटनाएं नजर आ रही है, विस्फोट की घटनाएं नजर आ रही है, आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ेगी, आपसी देशों में टकराव की भावना ज्यादा रहेगी, युद्ध की स्थिति चारों ओर मंडराती हो, और युद्ध हो भी सकते हैं आपस में। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। पूरा विश्व झंझाव की तरह हिलता हुआ नजर आएगा साथियों। ऐसे नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही है राहु केतु के राशि परिवर्तन के समय। इस समय धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत भी नजर आ रहा है। मैदिनी ज्योतिष मुख्य रूप से संकेत दे रही है साथियों कि चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष, राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों को वाणी पर संयम, शालीनता का परिचय देना राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक होगा। हाँ, गणनाएं इस बात का भी संकेत दे रही है कि
हमें अपनी सीमाओं पर सतर्कता बरतनी चाहिए। भारत की जनमांग की बात करें तो भारत में वो तबका जो बहुत गरीब है वो विकास की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्र में समृद्धि आएगी, सुकून आएगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन थोड़ा सा शालीनता का परिचय जरूर दें। वाणी पर संयम सभी लोगों को चाहिए। संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी से सबको बचना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु कार्मिक ग्रह है और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने से ये 27 दिन पहले से प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं और विश्व की घटनाएं आप सभी लोगों के सामने है। ये 18 महीने मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से संवेदनशील है। मित्रों साथियों, होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहुदेव और केतुदेव की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इन 18 महीनों के लिए, निसंकोच मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन यह चर्चा जनरल होगी, लगन के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर, और मेरा संपूर्ण अनुभव मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यह एक जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, मेरे से बात करने के लिए गाय को चारा तो देना होगा भाई। मैं गायों की सेवा में लगा, मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मेरी गायें भूखी नहीं रहे। मैं जरूर, वो लोग आपसे कहेंगे कि आप दाती महाराज से वीडियो कॉल पे बात करना चाहे तो गाय को चारा दीजिए, और आपको गाय की सेवा करना चाहिए। किसी न किसी रूप में गाय की सेवा करिए। गाय हमारे जीवन का मुख्य आधार है। तो मैं जरूर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, निसंकोच मैं आपसे बात करूंगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, कार्मिक ग्रहों का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है? यह राशि परिवर्तन, क्योंकि राहु यानी अमृत का पान किया और केतु अमृत नहीं पहुंचा। राहु यानी डिजायर, एम्पलीफायर, अनप्रेडिक्टेबल, अनकंडीशनल, अनकन्वेंशन, अकस्मात, हर चीजें अकस्मात घटनाएं पैदा करता है राहु। और राहु इच्छाओं का कारक है और केतु विरक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है। इन दो ग्रहों का राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं भचक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि की बात करूंगा। तुला राशि वालों के लिए 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव का राशि परिवर्तन क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए राहुदेव पिछले 18 महीनों से मेष राशि 7वें भाव में संचरण कर रहे थे। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव सुफलदायी नहीं है या आपकी दशा और अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, तो ये 18 महीने आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत तकलीफें बनी रही होगी। जन्म कुंडली का 7वां स्थान 4 केंद्रों में से तीसरा केंद्र है। यह बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि यहां आपकी ऊर्जा विराजमान है। वैदिक ज्योतिष में हर भाव से 7वें भाव में उस भाव की ऊर्जा बैठती है। जन्म कुंडली का पहला भाव लगन है, जो आप स्वयं है, तो आपकी ऊर्जा का जो भाव है वो 7वां भाव रहेगा। 7वां भाव आपके पार्टनर का भाव है, आपके गृहस्थ जीवन का भाव है। तो यह पिछले 18 महीने आपके पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में उठापटक की स्थिति बनी रहेगी। पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई होगी। पार्टनरशिप में चल रहा बिजनेस अचानक रुक गया होगा। सालों पुराने पार्टनर से अनबन हो गई होगी। पार्टनर आपसे अलग हो गया होगा। दैनिक आय में कमी आई होगी। आमदनी चवनी खर्चा रुपये की स्थिति होगी, क्योंकि 7वें भाव में विराजमान होकर राहुदेव अपनी पंचम दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे थे, और 11वां भाव लाभ का भाव है। 7वीं दृष्टि लगन भाव और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव थी। राहुदेव की स्थिति दृष्टि के कारण सबसे बुरा प्रभाव आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में पड़ा। ये दोनों आपके जीवन की गाड़ी के वो पहिए है, अगर एक भी बैलेंस खराब हो जाए तो दूसरे पर असर पड़ जाता है। क्योंकि जब आपकी जेब भरी रहती है ना, तो पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। दूर दूर से लोग आपसे रिश्ते जोड़ने लगते हैं, लेकिन जब जेब में कुछ नहीं हो तो अपने भी पराये जैसे व्यवहार करते हैं। वो कहते हैं ना, बनी के 100 यार और बिगड़ेगा कोई नहीं। यह स्थिति आपकी पिछले 18 महीनों में हुई होगी, और आपको यह ज्ञान मिल जाता है कि व्यक्ति अकेला ही आता है और अकेले ही जाता है। इन पिछले 18 महीनों में इस बात का एहसास आपको जरूर हुआ होगा, क्योंकि राहुदेव आपके आय भाव को बिल्कुल डावाडोल कर देते हैं। पंचम दृष्टि
कई लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे होंगे, मेहनत बेकार जाती नजर आई होगी, कोई आउटकम मिलता नजर नहीं रहा होगा, भाई बहनों का साथ छूट गया होगा, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला ढूंढने नहीं मिला होगा। अकेला चलो वाली स्थिति राहुदेव ने सप्तम भाव में बैठकर कर दी। आपने इन 18 महीने जिस कारण आपका अपना आचार विचार रहन सहन सोच विचार आपके अपने भाव सारे बदल गए होंगे, क्योंकि लगन पर तो दृष्टि डाली राहुदेव ने, आप स्वयं भय भ्रम भ्रांति की चपेट में भी आ गए होंगे। दूसरों की बातों में अगर आपने अपना नुकसान किया होगा, लेकिन अब ये सारी स्थितियां से बाहर निकलने का समय आ गया, अब उड़ान भरने का समय, क्योंकि आने वाले 30 अक्टूबर राहुदेव महाराज आपके सप्तम भाव को छोड़कर एक कदम पीछे यानी आपके छठे भाव से संचरण करेंगे, और संचरण छठे भाव का है, और छठे भाव में संचरण करते ही आपके कर्म, आपके विदेश, आपके धन का भाव जागृत हो जाएगा, सारी परेशानियां सारी दिक्कतें समाप्त होने वाली है। राहुदेव का आपके छठे भाव में संचरण रोग ऋण रिपु संबंधी सारे अवरोधों को दूर करेगा। वैदिक ज्योतिष में छठे भाव में राहुदेव का संचरण अति उत्तम माना गया है। छठा भाव आपकी नौकरी है, तो नौकरी में तरीके का मार्ग खुलेगा, फर्ज से अर्श पर पहुंचने की आने आने वाली है। 18 महीने किन मोड़ों को अगर गुजरेगी इसके आप स्वयं साक्षी हो, क्योंकि लाभ मिलेगा। छठे भाव का राहु उत्तम लाभ देता है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, क्योंकि राहु देव ने आपके लगन से अपनी दृष्टि हटा ली, अब उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर आ गई है, धन भाव पर विस्तार होगा, रोगों और बीमारियों से पीछा छूटेगा, जॉब में नए अवसर मिलेंगे, दैनिक रोजगार के साधनों में वृद्धि होने से रोजगार संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। छोटी छोटी चीजों को लेकर जो उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, अब वो सोचने की जरूरत नहीं है, साझेदारी की कड़वाहट दूर होगी, देश विदेश से उड़ान भरने का सपना साकार होगा, कारोबार के संबंध हो चाहे जॉब को लेकर देश विदेश से आपके अच्छे लिंक जुड़ेंगे, जो धन हम अपने पास डिजर्व करते थे वो अब आपके हाथ में आने वाला। तो राहुदेव आपको आने वाले 18 महीनों में अब उत्तम लाभ देंगे, क्योंकि मीन राशि छठे भाव में गोचर करेंगे और केतुदेव कन्या राशि 12वें भाव में। छठा भाव रोग है, ऋण है, रिपु है, और हमेशा कहा छठे भाव में राहु लाभ और खुशी सफलता बढ़िया गोचर हो रहा है तुला राशि आपके लिए। प्रतियोगी परीक्षा में कोई कंपटीशन है तो बेहतर करेंगे, नौकरी और व्यवसाय के हर क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, कैरियर के उत्तम अवसर, जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। राहुदेव यहाँ योद्धा बनकर काम करेंगे, फिर रोग या चाहे ऋण आपको हर जगह बचाने की कोशिश राहुदेव करेंगे। लेकिन राहुदेव विस्तार है, अनकन्वेंशन है, अनप्रेडिक्टेबल है, छठा घर रोग का भी है। कई बार मैंने देखी कि खान पान बिगड़ जाएगा, दैनिक दिनचर्या अनियमित रहेगी, तो थोड़ी सी शरीर को लेकर प्रतिकूलता है, हो जाती है, या ये मैंने देखा कि होता कुछ और पता कुछ चलता है, बीमारी क्या थी दवा कुछ मिल गई, ये मैंने देखा है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ऐसा मैंने देखा है। रिएक्शन की संभावना छठे घर के राहु में होती, इसलिए दवा वगैरह को संभाल कर लेने से डायग्नोसिस गलत हो सकता है। मेरी सलाह है कि किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको बीमारी है, आपका ऑपरेशन होगा, मेरा यह कहना है कि पहले आप सेकेंड ओपिनियन ले लें। ऐसा नहीं कि आपको सर्जरी करने के लिए कहा और आपने सर्जरी करा ली, 2-4 डॉक्टरों से सेकेंड ओपिनियन जरूर ले, क्योंकि यहां पर भ्रम की स्थिति राहु पैदा करता है। बाकी आर्थिक पक्ष नौकरी कारोबार में उत्तम अवसर देता है। अब केतु देखिए, यहां पर केतु देव 12वें भाव में विराजमान है, और 12वां भाव मोक्ष है, विदेश है, व्यापार है, निजी बेड है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, जेल है, खर्चा है, हानि है। यहां केतु देव आपका खर्चा बढ़ाएंगे, आप नहीं करना चाहेंगे तब भी खर्चे आपके सामने खड़े रहेंगे। 18 महीने केतु देव आपके खर्चों का बोझ अवश्य, जहां राहु देव कमाने के लिए आपको सफलता देंगे, वहां केतु देव आपको खर्चा बढ़ाएंगे। और यहां केतु देव 12वें भाव में यह भी संकेत है कि कानूनी मामले, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें, लेकिन कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, देश विदेश की यात्रा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में उत्तम अवसर भी देंगे। वे भाई बहन जो बाहर रहते हैं, जो विदेश जाके जॉब कर रहे हैं, उनके लिए केतु देव यहाँ उत्तम लाभ, सफलता और आगे बढ़ने का संकेत दे, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, यात्रा देंगे। तो लगन के आधार पर राहुदेव और केतुदेव का ये विचार मेरा निजी अनुभव था, लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि राहुदेव और केतुदेव को अलग नहीं किया जा सकता।
धड़ बिना सिर किसी काम का नहीं और सिर बिना धड़ किसी काम का नहीं, इसे अलग अलग नहीं देखा जाए। अब आने वाले 18 महीनों में राहु देव और केतु देव का जो योगायोग ग्रहों से बनेगा उसका क्या प्रभाव रहेगा तुला राशि वालों के लिए, तो हम विस्तार से बात करते हैं। जीवन की इस यात्रा में ज्योतिष का रात रहने का मुझे अवसर प्राप्त था और मैंने देखा है कि सभी ज्योतिषों ने एक मत होकर यह फलादेश किया है कि 3, 6, 11 भाव में राहु देव हमेशा शुभ और लाभदायी फल प्रदान करता है। तुला राशि वालों के लिए मीन राशि में राहु देव का 6ठा भाव से गोचर मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कानूनी समस्या से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी मसलों में आपको राहत मिलेगी और विजय प्राप्त होगी। रोग, ऋण, रिपु यानी बीमारी, शत्रु और कर्जे से मुक्ति मिलेगी। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। व्यवसाय विस्तार का शुभ अवसर मिलेगा। व्यवसायिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति और व्यवसाय में आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी और घर में खुशियों का वातावरण रहेगा। अकस्मात लाभ के योग बन, अनावश्यक खर्चों से मुक्ति मिली, पिछली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यदि आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सफलता आपका कदम चूमेगी। आप खिलाड़ी हैं तो खेल के क्षेत्र में आपका यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। पुराने मित्रों और उनसे लाभ होगा और जीवन साथी सुख क्षणों का लाभ भी मिलेगा। हाँ, फिर याद दिला रहा हूं कि 12वें घर में केतु देव रहेंगे तो खर्चों पर अंकुश रखें, निजी रिश्तों में पवित्रता रखें, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी क्या है तो विवादित सौदों से बचना, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें और अपने करीबी और खास लोगों पर विशेष सावधान रहे। धोखा वही देगा जो आपके बहुत नजदीक होगा, दूर का व्यक्ति नहीं। निजी जीवन और वैवाहिक जीवन में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए, अन्यथा तनाव हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर सावधानी बरते और कानून से खिलवाड़ नुकसान देगा, ये विशेष सावधानी। क्या उपाय करें इन 18 महीनों में? 8 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना, 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना उत्तम लाभ देगा। मित्रों साथियों, ये कॉम्बिनेशन मैं बड़ी श्रद्धा से तैयार करता हूं। आप नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों से संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और सूर्य उदय से पूर्व स्नान, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं। शनिवार दिन भगवान शनिदेव के श्री चरणों में तेल जरूर अर्पित करें। रात को सोते समय 1 मुट्ठी सौंप पीले कपड़े में बांधकर सिराना रख दे, सुबह मंदिर में रखा। ये नियम बना दीजिए 18 महीने, कष्ट और परेशान छुटकारा। ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म श भौमाय नमः राहुदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय थे और नक्षत्र गणनाओं के आधार पर तुला राशि वालों के लिए आने वाले 18 महीने में मीन राशि में राहुदेव का प्रवेश नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या फल देगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, निजी आकलन था, मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।